हेलो एवरीवन, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन चैप्टर के रैंक बूस्टर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, दैट इज एफएक्यूज। ठीक है, तो जैसे कि हम हर चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इस चैप्टर में भी उसी तरह के क्वेश्चंस का डन है। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ एफएक्यूज जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम यहाँ पे सीरीज में डिस्कस करते हुए जाते हैं हर एक चैप्टर के बारे में। तो अगर आपको कोई भी और दूसरा चैप्टर तैयार करना है तो आप उन चैप्टर्स के भी रैंक बूस्टर सीरीज देख सकते हैं। एमसीक्यूज और एफएक्यूज आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चंस शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका चैप्टर है और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स पे एक्चुअली हमको काम करना होता है। प्रिंसिपल्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसमें पहला है जॉन रिफाइनिंग, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड थर्ड इज वेपर फेज रिफाइनिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि तीनों जो मेथड हैं मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और इसमें जो तीनों मेथड्स हैं वो तीनों के तीनों इंपोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए और ये कई बार अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो एग्जाम में कई बार ये इसी तरह से डिक्टो क्वेश्चन एक कई बार वहां पूछा गया है। तो सबसे पहले जॉन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल, जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन रिफाइनिंग में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो प्रिंसिपल यूज होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं, देखिए यहां से देखिए, इम्प्योरिटीज आर मोर soluble, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जॉन रिफाइनिंग। impurities are more soluble in the molten state, that is their melt state of metal, than in this solid state। इम्प्योरिटी जो होती है मेटल की वो मोल्टन स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। इस प्रिंसिपल पे ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, काम करता है। इसके बाद दूसरा जो मेथड यहाँ पे लिया गया उसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में देखिए इम्प्योर मेटल जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है, इम्प्योर मेटल का जो बनाते हैं वो एनोड बनाते हैं, और प्योर मेटल का जो बनाते हैं वो कैथोड बनाते हैं। और एक सॉल्यूशन होता है उसी मेटल के सॉल्ट का, जिसको हम वाटर में डिजोल्व करके वहां पे फिल करते हैं कंडक्टिविटी सेल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का आपका प्रिंसिपल हो जाता है कि इम्प्योर मेटल जो होता है, impure metal is made the anode and a strip of pure metal is made the cathode, a solution of soluble salt of the same metal taken as the electrolyte। ठीक है बेटा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टेक्निक हैं। थर्ड यहाँ पे है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या किया जाता है, पहले कंपाउंड को एक वॉलेटाइल पहले मेटल को एक वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं एंड देन इट इज डिकम्पोज्ड इनटू प्योर मेटल। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वेपर फेज रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल बाय कन्वर्टिंग इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड and then decomposing it to obtain a pure metal. To carry out this process, a metal should form a volatile compound with an available reagent। है ना, मेटल ऐसा होना चाहिए जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स, इस तरह का कंपाउंड बना ले। और जो दूसरी कंडीशन है जो फुलफिल करनी चाहिए वो है द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल so that the metal can be easily recovered। निकेल, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम आर रिफाइंड यूजिंग दिस मेथड। अगर आप इस ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं जिसका ये रैंक बूस्टर सीरीज है, अगर उस इस चैप्टर के आप जो वीडियोज हैं थ्योरी वाले उनमें देखेंगे तो मैंने तीनों मेटल के लिए आपको ये जो प्रोसेस है वेपर फेज रिफाइनिंग जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। निकेल के लिए जो नाम होता है वेपर फेज रिफाइनिंग का वो होता है मॉन्स प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग निकल। देखिए ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, मॉन्स प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग निकल। जिरकोनियम के लिए जो होता है वैन आर्कल मेथड होता है, टाइटेनियम के लिए भी वैन आर्कल मेथड होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको देखो समझ आनी चाहिए ध्यान से। तो ये तीन मेथड हमारे पास हुए जो मेटल की रिफाइनिंग में हम यूज करते हैं, जिनमें पहला मेथड है जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग का क्या प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का क्या प्रिंसिपल है, दूसरी टेक्निक है ये
और थर्ड टेक्निक है वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें मॉन्ड प्रोसेस आता है, वैन आर्कल मेथड आता है। समझ आ गया आप लोगों को? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डेस्क्राइब द रोल ऑफ, क्या जो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन है उन मतलब जब हम मेटलर्जी करते हैं, जब ये आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो इन चीजों का क्या रोल वहां पे है, क्या इंपोर्टेंस है, ये हमको बताना है। ये भी एफएक्यूज है ना, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस में आते हैं। तो बहुत ही अच्छी, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड ओर, गोल्ड के ओर को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ NaCN? And second part is SiO2 in the extraction of copper from copper matte। कॉपर मैट से जब कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो SiO2 का क्या यूज है? और थर्ड है आयोडीन इन रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम। अभी इससे पहले हम यूज करके मतलब क्वेश्चन करके आए थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, कि जो वेन आर्कल मेथड, उसमें जिरकोनियम टाइटेनियम को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो वहां पे जो जिरकोनियम का कंपाउंड है, जिरकोनियम का जो वोलेटाइल कंपाउंड है, वो आयोडीन के साथ बनाया जाता है। चलिए फिर कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देख लेते हैं। NaCN का यूज, SiO2 का यूज और आयोडीन का इन द रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम में क्या यूज है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, मतलब इसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख लीजिए। गोल्ड क्या करता है, गोल्ड हमें एक्चुअली नेटिव स्टेट में मिलता है, लेकिन उसके साथ इम्प्योरिटीज रहती हैं। तो गोल्ड को जो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो लीचिंग मेथड यहाँ पे होता है। तो लीचिंग मेथड से जब करते हैं, NaCN का क्या काम है, एक्चुअली NaCN में जो Cn माइनस आयन है, आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं, गोल्ड के साथ जो Cn आयन है, NaCN से Cn माइनस आयन है, वो एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता। देखिए ये वाला, ये क्या पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है NaAuCN होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और यही हमने लीचिंग का मेथड, लीचिंग का प्रिंसिपल भी पढ़ा था, कि लीचिंग में जो मेटल जिसको हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो किसी सुटेबल रिएजेंट के साथ क्या बना ले, एक सॉल्युबल कंपाउंड बना ले, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना ले, इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। चलिए फिर बात करते हैं सेकंड आंसर की। व्हाट इज द यूज ऑफ SiO2 इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मैट। यहाँ पे क्या होता है, देखिए कॉपर मैट में FeS होता है, FeS कॉपर मैट में जो मतलब चीजें प्रेजेंट होती है कॉपर के साथ साथ FeS भी होता है, Cu2S भी होता है। तो होता क्या है, जब कॉपर मैट है, कॉपर मैट को जब हम क्या करते हैं, मतलब चार्ज करते हैं किस में, सिलिका लाइन कन्वर्टर में, तो वहां पे सिलिका यूज किया जाता है। ये SiO2 क्या है, सिलिका है। बाकी आंसर आप पढ़ लेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो वो सिलिका क्या करता है, जो FeO में कन्वर्ट होता है, वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर, रोस्टिंग भी होती है ना सिलिका लाइन कन्वर्टर में, FeS और Cu2S की। तो जो FeO वहां पे बनता है, एक्चुअली दिस इज द इम्प्योरिटी इन द कॉपर। तो ये जो इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी सिलिका के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक फ्यूजिबल कंपाउंड बनाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जो स्लैग है, ये कब बनता है, जब इम्प्योरिटी के साथ एक कंपाउंड हम ऐड करते हैं। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, उस इम्प्योरिटी को क्या, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, विच इज यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटी फ्रॉम द मेटल, उसको हम कहते हैं फ्लक्स। तो सिंपल सी बात ये है, जो सिंगल लाइन का आंसर है वो ये होता है कि कॉपर मैट से जब कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो सिलिका वहां पे फ्लक्स की तरह यूज किया जाता है। थर्ड पार्ट था हमारा कि जिरकोनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अब रिफाइन करने के लिए आयोडीन को किस तरह यूज करता है, आयोडीन का क्या रोल है। तो यहाँ पे जिरकोनियम के साथ आयोडीन क्या करता है भाई, आयोडीन एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे ये कंपाउंड आपको दिया हुआ, देखिए इक्वेशन है थोड़ी सी गलत है ना, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये एक्चुअली पिक ली हुई है यहाँ पे। तो जिरकोनियम क्या करेगा भाई, जिरकोनियम आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स, जो हमारा होता है ये। ठीक है, ZrI4, जिरकोनियम आयोडाइड। ठीक है, वहां पे ZrI4 नहीं लिखा हुआ, ZrI लिखा हुआ बस। देखो ये नीचे डिकम्पोज किया हुआ है ना, यहाँ पे इसी में सेकंड वाली इक्वेशन आप देखेंगे ZrI4,
तो यही कंपाउंड यहाँ पे बनता है। तो क्या करता है, आयोडीन का क्या यूज हुआ, आयोडीन इज यूज्ड to form the volatile complex when zirconium is refined। zirconium की रिफाइनिंग में वैन आर्कल मेथड में आयोडीन यूज किया जाता है। और आयोडीन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जिरकोनियम के साथ आयोडीन एक वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करता है। यहाँ पे बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लो, है ना। What chemical principle is involved in choosing a reducing agent for getting the metal from its oxide ore? Consider the metal oxides Al2O3 and Fe2O3 and justify the choice of the reducing agent। पता है कहाँ से क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन है एलिंगम डायग्राम से। एलिंगम डायग्राम में पूछा गया आपसे कि कौन सा केमिकल प्रिंसिपल है जो आप यूज करते हैं टू चूज अ रिड्यूसिंग एजेंट to reduce a metal oxide। ठीक है, और यहाँ पे आपसे कहा गया, आप देखेंगे ध्यान से, तो कहा गया कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप Al2O3 और Fe2O3 का एंड जस्टिफाई द चॉइस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनमें से बता दीजिए आप कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा और किस मेटल ऑक्साइड को वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, प्रिंसिपल जो होता है हमारा कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे काम करता है एलिंगम डायग्राम। डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव फॉर आ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और अगर वो नेगेटिव नहीं होता तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हम चाहते हैं कि रिड्यूस कर दे हमारे मेटल ऑक्साइड को, वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बिकॉज द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखो यहाँ से आप पढ़ेंगे ना आंसर, ये कहा गया इट इज एविडेंट दैट द डेल्टा जी नॉट कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 लाइज अबव द डेल्टा जी नॉट कर्व। आप एलिंगम डायग्राम देख लीजिए, एलिंगम डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ पे Fe2O3 की जो लाइन है वो Al2O3 की लाइन से ऊपर लाई करती है। देयरफॉर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस Fe2O3 टू Fe बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, है ना। एल्यूमिनियम Fe2O3 को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लाइन है वो Fe2O3 की लाइन से नीचे लाई करती है, लेकिन क्योंकि Fe2O3 की लाइन ऊपर है इसलिए Al2O3 को Fe रिड्यूस नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन Fe2O3 के साथ ये फिजिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसके लिए क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नॉट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन हम देखें तो रिवर्स रिएक्शन इज नॉट ट्रू, वो नहीं होगी, नॉट फिजिबल है। ठीक है, चलो ये पूरा आंसर आप पढ़ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। आंसर दी फॉलोइंग, हाउ इज रॉट आयरन डिफरेंट फ्रॉम स्टील। ठीक है, and what is the role of depressant in froth flotation process, copper can be extracted by hydrometallurgy but not zinc, explain। तो ये चीजें सारी मैंने डिस्कस की हुई हैं, फिर एक बार देख लेते हैं रॉट आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इस आंसर पे बात करते हैं। देखिए रॉट आयरन जो आयरन है उसका प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हमने पढ़ा, क्योंकि इसमें 0.02 से 0.03% कार्बन कंटेंट होता है, whereas steel contains 0.15% to 0.25% of carbon। Wrought iron is a ductile material and resistant to corrosion, whereas steel has more strength due to the more percentage of carbon in it। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे बता देना है कि जो रॉट आयरन है वो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म है और इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.02 से 0.03% होता है, जबकि स्टील में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और रॉट आयरन क्या है, रॉट आयरन रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, जबकि जो स्टील है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड के डिप्रेसेंट का क्या यूज है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, तो डिप्रेसेंट क्या करता था, डिप्रेसेंट एक्चुअली जो हमारे पास मिक्सचर होता है ओर का, उसमें क्या अगर प्रेजेंट है, कब डिप्रेसेंट यूज करते हैं, जब उसमें सल्फाइड जो सल्फाइड होगा वो मोर देन वन मेटल होगा, यानी कि टू, एटलीस्ट टू मेटल के सल्फाइड अगर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू सेपरेट टू सल्फाइड ZNS एंड PbS,
तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, एक सब्सटेंस यूज किया जाता है जो क्या करता है, एक मेटल सल्फाइड को डिप्रेस करता है टू फॉर्म फ्रॉथ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे NaCN है, NaCN ZnS के साथ क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnCN4 2 माइनस, और PbS फ्रॉथ बनाएगा। तो डिप्रेसेंट क्या होता है, जो सल्फाइड ओल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं उनको भी सेपरेट करने का काम करता है। भाई एक ही चाहिए होगा ना हमें, दोनों का हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास आगे हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी आगे चल के कि भाई अब यहाँ पे दो मेटल आप ले आए, दो मेटल को क्या करेंगे, है ना, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स यू गेट। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले ही ना मेटल सल्फाइड की वाली जो कंडीशन है यही इसी स्टेज में दोनों मेटल को सेपरेट कर लेना, अलग अलग फ्रॉथ एक्चुअली हम तैयार करेंगे। ये यूज होता है डिप्रेसेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मेरी बात ध्यान रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये एज इट इज पढ़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है एज इट इज, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट जो भी इसमें मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला है वो आंसर करना है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ध्यान रख लेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी आप लोगों से। नेक्स्ट है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड आयरन आर लोअर देन दैट ऑफ कॉपर। इसने कहा कि जो कॉपर है वो हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन जिंक को नहीं कर सकते। एक्चुअली देखो सिंपल सा जो आंसर यहाँ पे है, सिंपल टर्म में सिंपल, ये तो क्या है ना, टेक्निकल आंसर है जो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन सिंपली आपको मैं समझाऊं, जो कॉपर है ना, कॉपर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड जिंक एक्चुअली। ठीक है, तो जो इन हाइड्रोमेटलर्जी, यहाँ से पढ़ो आप, इन हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है ये यहाँ से देखना, जिंक एंड आयरन कैन बी टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन जिंक और आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हैं तो उनके सॉल्यूशन से उसको हम मतलब वहां से डिस्प्लेस नहीं करा सकते किसी मेटल के थ्रू। बट टू डिस्प्लेस जिंक मोर रिएक्टिव मेटल, दैट इज मेटल्स हैविंग लोअर पोटेंशियल देन जिंक सच एज, ये वाले यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, बट ऑल दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, इसलिए कॉपर का हाइड्रोमेटलर्जी पॉसिबल है, जिंक और आयरन का पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ सिलिकॉन इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ये एक्चुअली एज इट इज जैसे क्वेश्चन पूछे गए ना उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिया, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसमें 3 पार्ट होते हैं, 1 1 मार्क के, क्योंकि 3 मार्क्स इसका वेटेज है इस चैप्टर का। तो मुझे लग रहा है एक पार्ट जो मैंने यहाँ पे है वो एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, किसी क्वेश्चन से दूसरे से उठाया हुआ है, कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट पार्ट देखो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट द रोल ऑफ सिलिकॉन इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ये पढ़ा ना हमने, कॉपर मैट से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो सिलिका क्या क्या रोल है, सिलिका क्यों यूज किया जाता है। सेकंड पार्ट है गिविंग एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, बड़ा सिंपल सा आंसर है लेकिन पूछा गया। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ये दोनों क्वेश्चन, ये जो है ना थर्ड और फोर्थ, इनमें से कोई एक आया होगा फर्स्ट और सेकंड के साथ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या हैं, एल्यूमिनियम वाले हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने वाले जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ध्यान आई बात, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में पूछा दोनों क्वेश्चन, मैंने आपको बताया दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो क्रायोलाइट है क्यों यूज किया जाता है और ग्रेफाइट क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में। जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिना हम करते हैं तो वहां पे ग्रेफाइट का क्रायोलाइट का क्या यूज है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूं आपको, वहां पे जो SiO2 है एज अ फ्लक्स यूज किया जाता है, आप आंसर पढ़ लेंगे। और सेकंड पार्ट का जो आंसर है उसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पूछा गया। तो देखो जो यहाँ पे ये वाला पहला पार्ट है ये रोस्टिंग है ना, और ये आपका कैल्सिनेशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसी सीक्वेंस में यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सल्फाइड और यूज किए जाते हैं, यहाँ पे कार्बोनेट और यूज किए जाते हैं, हाइड्रोक्साइड यूज किए जाते हैं कैल्सिनेशन में। सेकंड डिफरेंस क्या है, ओरिजिन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, लेकिन यहाँ पे कैल्सिनेशन में एयर या ऑक्सीजन यूज नहीं किया जाता है, यूज किया जाता है लिमिटेड अमाउंट में यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस अलोंग विद मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है क्योंकि कार्बोनेट यहाँ पे यूज होता है। रिएक्शन आप देख लो यहाँ पे, आगे समझ में। ये रोस्टिंग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कैल्सिनेशन रोस्टिंग, लेकिन यहाँ पे यूज है भाई इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोमेटलर्जी है उसमें
क्या पूछा गया उसमें, क्या पूछा गया आपको, क्रायोलाइट का क्या यूज है। तो क्रायोलाइट का यूज है भाई कि जो क्रायोलाइट है वो क्यों यूज किया जाता है, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। ये एक ही सेंटेंस बना लो आप इसका, है ना। वाई क्रायोलाइट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिना, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आप कुछ भी कह लें एक ही बात है वो, ठीक है, जिसको हम हॉर हेरोल्ड हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं वही, है ना। तो क्रायोलाइट जो ये मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजों, दोनों जो इंपोर्टेंस है वो एक में ही दे दो आप, ठीक है। क्रायोलाइट इज यूज टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना एंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। अब बात आती है ग्रेफाइट क्यों यूज किया जाता है ना। ग्रेफाइट क्यों यूज किया जाता है भाई, ग्रेफाइट यूज किया जाता है, मैंने बताया था टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अगर बनेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फर्दर उसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो हमें कहाँ मिल रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे आपको मिल रहा है आपका मेटल, मेन मेटल। तो सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पे, इट्स रोल इज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट द एनोड, अदरवाइज सम ऑफ द एल्यूमिनियम में बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। तो क्या हुआ आंसर, टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। अब तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन वाली बात है, थोड़ा सा बड़ा आप बना दो उसको, बाकी तो सिंपली टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। देखो ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आंसर दी फॉलोइंग, व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टर्स इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, what is a slag, give an example, what is meant by the term pyrometallurgy, ठीक है। मतलब सिंपल सा पूछा गया क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं पूछी गई लेकिन पूछा गया है ना। तो इस तरह से चीजें हमें आनी चाहिए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर मैट, मैंने बताया था आपको कंपोजिशन पूछ लेता कॉपर मैट का, ये सही क्वेश्चन है। तो कॉपर मैट में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर का सल्फाइड होता है, आयरन का सल्फाइड होता है, तीन चीजें होती है कॉपर मैट में, कॉपर, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। जब उसको सिलिकालाइन में कन्वर्ट, सिलिकालाइन कन्वर्टर में चार्ज करते हैं विद कोक। तो फर्स्ट है कलेक्टर्स, क्या होते हैं भाई, कलेक्टर्स सच एज पाइन ऑयल्स, ये बताया मैंने, जो फ्रॉथ बना लेते हैं ना, ये एनहेंस करते थे, एनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स, यानी कि जो ओर पार्टिकल्स हैं वो वाटर में नहीं जाएंगे, इम्प्योरिटी के साथ नहीं जाएंगे, वो कहाँ आएंगे, ऑयल में आएंगे। दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स एंड अलाउ देम टू फ्लोट, ठीक है, ये काम है कलेक्टर्स का। तो कलेक्टर्स क्या करते हैं, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं। Second answer है the fused material formed during the metallurgy of metals by combining the flux with impurities in the metal, etc. It's it usually consists of mixture of silicates with calcium, phosphorus, sulfur। अच्छा ये slag के लिए बताया इसने, slag क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज वहां प्रेजेंट होती हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो हम एक कंपाउंड यूज करते हैं जिसको फ्लक्स कहा जाता है, जब वो दोनों कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो एक फ्यूज्ड मटेरियल, फ्यूज्ड सब्सटेंस, फ्यूजिबल सब्सटेंस फॉर्म होता है which is known as slag. The branch of metallurgy involving process performed at high temperatures including roasting, smelting, refining। तो क्या है भाई, पायरोमेटलर्जी क्या है, पायरोमेटलर्जी एक्चुअली वो प्रोसेस है जो जो मेटलर्जी हम करते हैं, मेटलर्जी में जो प्रोसेस करते हैं, तो अगर वो टेम्परेचर पे, मतलब पायरोमेटलर्जी से मतलब है कि जो मेटलर्जी प्रोसेस इज कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर यूज किया जाता है तो उसको सिंपली मेटलर्जी नहीं बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी बोलेंगे। समझ में आ गई बात, है ना। अगर हम किसी भी टेक्निक में, मेटलर्जी किसी प्रोसेस में हम टेम्परेचर यूज करते हैं तो वहां पे उसको सिंपली मेटलर्जी नहीं बोलते बेटा, उसको क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। जैसे टर्म आई थी स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या होती है भाई, हाई टेम्परेचर पे अगर कार्बन दैट इज कोक यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस एनी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, तो उसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग, है ना। ऐसे छोटे छोटे टर्म है यहाँ पे जिनको, जो आपको समझनी है, नहीं बिल्कुल समझनी है भाई।
कॉपर मैट क्या करता है, कॉपर सल्फाइड इसके अंदर होता है, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, है ना। सिंपली आप लिखो तीन चीजें, कॉपर मैट कंसिस्ट ऑफ कॉपर, कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। अब आयरन ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड तो क्या होते हैं, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड तो कन्वर्ट होते हैं इसमें, ये भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंपोजिशन कॉपर मैट का है वो क्या है, कॉपर, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो आ गया, है ना। जो और पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में चले जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर में चले जाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेबलाइजर एंड ऑफ ए डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट अभी आया था ना, तो डिप्रेसेंट फिर पूछ लिया, देखो अब की बार। इसके बाद क्वेश्चन पूछा, राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, है ना। तो क्या पूछा गया, डिफरेंट जोन्स में जो रिएक्शंस होती हैं जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, उसको उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कराते हैं, तो वहां कौन सी रिएक्शन होती है। दो ही पार्ट है, थोड़े बड़े बड़े हो गए तो 1.5 मार्क्स के आ गए यहाँ पे। तो प्रिंसिपल क्या है भाई, सल्फाइड ओर्स यानी कि और पार्टिकल्स आर वेटेड विद ऑयल, यानी कि ऑयल में जाते हैं वो, एंड गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड विद वाटर, गैंग पार्टिकल दैट इज इंप्योरिटीज कहाँ जाती हैं, वाटर में जाती हैं। रोल ऑफ स्टेबलाइजर क्या है, फ्रॉथ को स्टेबलाइज करते हैं ना, फ्रॉथ को स्टेबलाइज करते हैं, क्रीसॉल्स, एनिलीन ये यूज किए जाते हैं एज अ डिप्रेसेंट, नहीं सॉरी एज अ स्टेबलाइजर। डिप्रेसेंट तो क्या करता है, मेटल सल्फाइड, जो डिफरेंट मेटल के सल्फाइड होते हैं वहां उनको सेपरेट करने का काम करता है। द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट। देखो सारी रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस करें, जो मैंने जॉन रिफाइनिंग आपको बताई थी ना, सॉरी जॉन रिफाइनिंग नहीं, मतलब जब ब्लास्ट फर्नेस में हम मेटल ऑक्साइड जो आयरन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करते थे, वो तीन जॉन वहां पे बनाए थे, जॉन ऑफ कंबस्शन, जॉन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन एंड जॉन ऑफ रिडक्शन। वो तीनों की रिएक्शन यहाँ पे देखो, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन की रिएक्शन होगी, देखो तीनों में दिखाता हूँ आपको, ये वाली, है ना, बन गया आयरन। ये तो हो गया रिडक्शन, ये जॉन ऑफ रिडक्शन में देनी है रिएक्शन। ये आपको यहाँ पे ये भी जॉन ऑफ रिडक्शन वाली रिएक्शन है, ये वाली भी जॉन ऑफ रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो जॉन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन वाली रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी, ये बन गया स्लैग, ठीक है, ये स्लैग बन गया देखो, तो ये जॉन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। और कौन सी रिएक्शन है, जॉन ऑफ कंबस्शन वाली रिएक्शन भी है, तो जॉन ऑफ कंबस्शन वाली रिएक्शन बेटा यहाँ पे नहीं गिवन है, तो आप C+O2 CO2 ये लिख लेंगे, और एनर्जी कितनी आती है वहां पे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है -393.5 किलो जूल पर मोल, और उसके बाद एक ये रिएक्शन दिखा देंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है 163 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे यूज होती है ना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो इस तरह से तीनों जॉन की रिएक्शन आप दे सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो ग्रेड और ऑफ इट हाइड्रोमेटलर्जी यहाँ पे यूज होता है। नेम द मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल एंड निकल मेटल। अच्छा, कॉपर मेटल के लिए देखो मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज होती है, और निकल मेटल के लिए कौन सी यूज होती है, याद आया, वेपर फेज रिफाइनिंग में मॉन्ड प्रोसेस, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो आंसर, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो ग्रेड और ऑफ इट हाइड्रोमेटलर्जी है यहाँ पे, है ना, वही लीचिंग कह दो, हाइड्रोमेटलर्जी कह दो, केमिकल प्रोसेस है ये, देख लो यहाँ पे। तो ये रिएक्शन होगी जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, कि भी हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू आयरन को या जिंक को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते लेकिन कॉपर को कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन होती है। आयरन के लिए या जिंक के लिए ये वाली रिएक्शन नहीं पॉसिबल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता ना, है ना, ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल आ जाते हैं। और इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज फॉर रिफाइनिंग कॉपर मेटल, है ना, मॉन प्रोसेस इज अ मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग निकल मेटल। तो कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और निकल के लिए मॉन्स प्रोसेस। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आप कर लो ये सारे क्वेश्चन, चैप्टर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 3 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चंस कर लो, कहीं नहीं जाएंगे मार्क्स कहीं भी। आंसर द फॉलोइंग, राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन्स इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। वापस देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन,
है ना। सेकंड है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमने पढ़ा है। तो आंसर, ये क्वेश्चन पहली बार अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर इज गिवन अबव, भी पढ़ के आया है ना, डिफरेंट जोन्स की रिएक्शंस कहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस में। इसके बाद एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन थ्रू लीचिंग देख लेते हैं। देखो जो बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम का ना, तो बॉक्साइट में क्या होता है, ये इम्प्योरिटीज बताती है, सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम, कुछ भी हो वो गैंग पार्टिकल्स हैं। अब गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो लीचिंग, ये केमिकल मेथड है जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन किसकी कराते हैं, देखो NaOH की रिएक्शन कराते हैं, है ना। बताया था ना सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो रिएक्शन देखो सीधे यहाँ पे, आप पहले रिएक्शन देखो, ये देखो पहली रिएक्शन में NaOH H2O के साथ रिएक्शन हुई, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो बनता है, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक्चुअली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होती हैं, डिजॉल्व नहीं होती। अब इसको क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने के बाद इसका एसिडिफिकेशन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाता है। देखो ये बन गया हाइड्रेटेड एल्यूमिना, है ना, ये एल्यूमिना है और ये बना सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो हमारे पास है, इसको फर्दर हीट कर लेते हैं, हीट करने पे वाटर यहाँ पे निकल जाता है ना, जिसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, कैल्सिनेशन कह सकते हैं। और ये ड्राई एल्यूमिना देखो सॉलिड स्टेट में मिल गया हमको, समझ गए। तो ये है भाई आज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी क्वेश्चन बेटा आप पढ़ा करें, ठीक है, वीडियो देखा करें, क्वेश्चंस को आप लिख के नोट किया करें, इनके नोट्स बना लो, आप बड़े बढ़िया से तैयार कर लो चैप्टर को। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी सा, 3 मार्क्स मतलब लेना, हलवा है, हलवा बिल्कुल, है ना, बहुत आसान है, बहुत इजी है। कर लो फिर ये, ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच।